हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल झारखंड पाठशाला। आज हम लोग बात करेंगे अनीस जंग की लिखी हुई लॉस्ट स्प्रिंग के सेकंड स्टोरी मुकेश के बारे में। तो चलिए समरी को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अभी तक आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो स्टोरी शुरू होती है मुकेश से। मुकेश लेखिका से कहता है कि वह एक कार चलाना चाहता है। तब लेखिका मुकेश से पूछती है, क्या तुम्हें कार के बारे में कुछ भी मालूम है? तो मुकेश कहता है कि मैं कार चलाना सीखूंगा। तो ये मुकेश का सपना है कि वो कार चलाना चाहता है, लेकिन लेखिका को उसका सपना एक मिराज की तरह लगता है। मिराज 10 में आप लोगों ने पढ़ा होगा मृग मरीचिका के बारे में कि दूर गर्मी के मौसम में दूर कहीं पे आपको पानी का आभास होता है, लेकिन नज़दीक जाने पे पानी नहीं मिलता है। तो इसे मिराज कहते हैं। तो मिराज की तरह इसका सपना लगता है, क्योंकि मुकेश जो है वो फिरोज़ाबाद में रहता है और फिरोज़ाबाद में मुकेश जैसे जैसे बड़ा होगा वो इस सपने को भूल जाएगा। फिरोज़ाबाद जो फेमस है दोस्तों, यह बेंगल इंडस्ट्रीज़ के लिए फेमस है। यहाँ पे जितने भी फैमिली रहते हैं सभी बेंगल मेकिंग का काम करते हैं और इस जगह के जितने भी फैमिली बेंगल मेकिंग के काम कर रहे हैं, इसके पूर्वज भी यही काम करते थे और इनके आने वाले पीढ़ी भी यही काम करेंगे। मुकेश भी बेंगल मेकिंग फैमिली से है। फिरोज़ाबाद में जितने भी फैमिली हैं सभी बेंगल मेकिंग का काम करते हैं और उनके बच्चे भी उनके साथ इस काम में लगे होते हैं। ये लोग बहुत ही जोखिम भरा जगह पे काम करते हैं। ये लोग डिंगी सेल्स में काम करते हैं। डिंगी सेल्स एक छोटा सा कमरा होता है जिसमें हवा आने के लिए कोई भी विंडो नहीं होता है। यहाँ पे लाइट की कमी होती है। ये लोग डे लाइट में काम करते हैं। डिंगी सेल्स के अंदर फर्नेस होता है, यानी भट्टियाँ होती है। इन भट्टियों के पास ये बच्चे बैठ कर के ग्लास बेंगल को वेल्डिंग करने का काम करते हैं। ऐसे में इन बच्चों के आँखों की जो रोशनी है वो कम उम्र में ही चला जाता है। यहाँ के लोगों को यह मालूम नहीं है कि बच्चों को ऐसे जगह पे काम नहीं कराना चाहिए। यह इल्लीगल है, यह एक गैर कानूनी है। अगर यह कानून यहाँ भी लागू हो जाए तो 20,000 बच्चों को ऐसे जोखिम भरे जगहों से निकाला जा सकता है। जब लेखिका मुकेश के आंखों में देखती है तो उसे प्रतीत होता है मुकेश उसे अपना घर ले जाने के लिए बहुत ही उत्सुक है। मुकेश ये भी कहता है कि उसका घर अभी हाल फिलहाल में रेनोवेट किया गया। लेखिका मुकेश के साथ उसके घर की ओर चल पड़ती है। उसके घर की तरफ जाते समय लेखिका बहुत से बातों को नोटिस करती है। सबसे पहला तो जिस रास्ते पे वो जा रही है वो गार्बेज से भरा होता है, बहुत ही गंदगियों से भरा होता है वो रास्ता। इसके अलावा रास्ते पे जाते समय वो घरों को भी ध्यान देती है। जितने भी घर है वहाँ पर उसके जितने भी वॉल्स और डोर्स होते हैं वो टूटे फूटे होते हैं। वो बहुत ही क्राउडेड वाला प्लेस होता है, बहुत ही भीड़ भाड़ होता है जहाँ पे बहुत से एनिमल्स भी होते हैं। इसे देख करके लेखिका को प्राचीन समय में रह रहे लोग, जो कि एनिमल और लोग एक साथ रहते थे, उस समय की याद आ जाती है कि यहाँ पे भी लोग और एनिमल एक साथ रहते हैं। कई घरों को पार करने के बाद मुकेश एक घर में जाकर के रुकता है। वो घर भी बाकी घरों के तरह ही है। मुकेश उस घर के दरवाजे को खोलने से पहले अपने पाँव से हल्का सा झटका देता है और फिर गेट को खोलता है। इसके बाद मुकेश और लेखिका उस घर में प्रवेश कर जाते हैं। लेखिका जैसे मुकेश के घर में प्रवेश करती है वो देखती है कि मुकेश के घर का एक हिस्सा अभी भी बनना बाकी है, यानी वो पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ था। साथ ही साथ वो देखती है कि उस घर में एक फायर स्टोव जल रहा होता है जिसमें ईंधन के रूप में सूखी लकड़ी या सूखे हुए घास का प्रयोग हो रहा होता है। उसी फायर स्टोव में एक विसल्स है। उस विसल्स में कुछ पालक के पत्ते उबल रहे होते हैं और बगल में एक एल्युमिनियम का बड़ा सा पोटर है जिसमें कुछ कटी हुई सब्जियां भी रखी होती है। वहाँ पे एक महिला है जो कि शाम का भोजन पका रही होती है। वह लेखिका को देख उठ खड़ी होती है। उसकी आंखें स्मोक से भरी होती है। वो लेखिका को देख करके मुस्कुराती है। यह महिला मुकेश की भाभी है जिसकी उम्र बहुत ही कम है, फिर भी उसके ऊपर घर के 3 सदस्यों की जिम्मेवारी है। मुकेश, उसका बड़ा भाई और मुकेश के पिताजी, इन तीनों के भोजन पकाने का जिम्मेवारी मुकेश के भाभी को ही है। उसकी भाभी भोजन पकाने के साथ साथ घर के और भी कई
कार्यों को करती है। लेखिका को देख वह मुस्कुराती है और अपने घूंघट से अपने फेस को छुपा लेती है और वो दीवार के पीछे चली जाती है। यह इस घर का एक परंपरा है कि घर में अगर कोई भी बड़े बुजुर्ग आते हैं तो घर की जो बहू होती है वो घूंघट से अपने फेस को ढक लेती है और दीवार के पीछे छिप जाती है। मुकेश का पापा पहले टेलर का काम करते थे, बाद में फिर वो बेंगल मेकिंग का काम स्टार्ट किए। पूरी ज़िंदगी भर काम करने के बाद भी मुकेश के पापा ना ही अपने घर को पूरी तरह से मरम्मत करवा पाए हैं और ना ही अपने बच्चों को पढ़ा पाए हैं। वो सिर्फ एक ही काम किए हैं, उसने सिर्फ अपने बच्चों को चूड़ी बनाने की कला सिखाई है। मुकेश की दादी कहा करती है यही उनका कर्म है, यही उनका किस्मत है। फिरोज़ाबाद में जो भी जन्म लेता है उनके किस्मत में भगवान ने बेंगल मेकिंग का काम ही लिखा है और इसे बदला नहीं जा सकता है। उसने स्वयं के हस्बैंड को भी अंधा होते हुए देखा था। उसके हस्बैंड भी एक बेंगल मेकर थे। बेंगल मेकिंग करते समय, बेंगल को पॉलिश करते समय उससे एक डस्ट निकलती है। वो डस्ट भी आँखों के लिए बहुत ही नुकसानदायक होता है, जिसके कारण मुकेश के दादाजी के आँखों की रोशनी भी चली गई थी। फिरोज़ाबाद में जो भी जन्म लेता है वो अपने जीवन में सिर्फ बेंगल ही देख पाता है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। पूरे फिरोज़ाबाद के सभी स्ट्रीट में, वहाँ के सभी घरों में, घरों के यार्ड में सिर्फ बेंगल देखने को मिलते हैं। फिरोज़ाबाद में सन्नी गोल्ड, पेडी ग्रीन, रॉयल ब्लू, पिंक, पर्पल, एवरी कलर, इंद्रधनुष के रंगों से जितने भी रंग बनाए जा सकते हैं उन सभी रंगों की चूड़ियाँ आपको फिरोज़ाबाद के यार्ड्स में मिल जाएंगे। यहाँ के लोग उसे हैंड कार्ट में रख करके स्ट्रीटों में ले जा करके उसे सेल करते हैं। कुछ लोग यहाँ पे अपने यार्ड में बैठ करके ऑयल लैंप के सामने उसे वेल्डिंग करने का काम करते हैं। यहाँ के जो भी लड़के या लड़कियाँ हैं वो अपने माता पिता के साथ चूड़ियों के जो पीसेस होते हैं उसे सर्कल करते हैं तथा उसे वेल्डिंग करने का काम करते यहाँ पे आपको दिख जाएंगे। ये लोग जिन घरों में यानी डिंगी सेल्स में काम करते हैं वहाँ पे लाइट बहुत कम होती है। बाहर से आने वाले रोशनी के भरोसे या रोशनी के सहारे इन लोगों को काम करना पड़ता है। यही कारण होता है कि ये बच्चे बड़ा होते होते इनकी आँखों की रोशनी चली जाती है। तभी लेखिका की नज़र सविता पे पड़ती है। सविता एक यंग गर्ल है और वह एक पिंक कलर की फेडेड ड्रेस पहनी होती है। वह एक बूढ़ी महिला के बगल में बैठी होती है और अपना काम कर रही होती है। वह चूड़ियों को सोल्डरिंग कर रही है और वो बहुत ही स्पीड काम कर रही है, ठीक मशीन की तरह वह काम कर रही है। यह देख करके लेखिका को आश्चर्य होता है कि काश सविता को भी इस चूड़ी की महत्ता के बारे में मालूम होता। भारतीय महिलाओं के लिए चूड़ी सुहाग की निशानी होती है जो कि शादी के समय से पहनी जाती है। एक दिन अचानक से सविता को भी इसकी पवित्रता के बारे में मालूम लगेगा। तब वह एक लाल रंग की घूंघट ओढ़ेगी, उसके हाथ में भी मेहंदी लगेंगे और उसकी कलाइयाँ लाल चूड़ियों से भरी होगी। तब वह दुल्हन बनेगी, ठीक उसी तरह जिस तरह उसके बगल में बैठी महिला कई वर्ष पहले बन चुकी थी। उसके हाथों में अभी भी चूड़ियाँ हैं लेकिन आंखों में रौनक नहीं है। वह कहती है एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया, यानी लाइफ में उसे एक टाइम भी पेट भर के खाना नहीं मिला है। यह सुन करके उसका हस्बैंड कहता है, जो कि काफ़ी बूढ़ा हो चुका है, लंबी लंबी दाढ़ियाँ हैं, वह कहता है कि मुझे चूड़ियों के अलावा कुछ भी नहीं पता। मैंने जीवन में बस एक ही काम किया है। जीवन भर मेहनत करने के बाद मैं अपने परिवार के लिए एक घर बना पाया हूँ। फिरोज़ाबाद में किसी भी व्यक्ति के पास पैसे नहीं होते हैं कि वो कोई दूसरा बिजनेस कर सके सिवाय चूड़ी बनाने का। उसके पूर्वज भी चूड़ी बनाते थे और आने वाले पीढ़ी के लिए वह एक कर्ज छोड़ जाते हैं कि वो भी चूड़ी बना करके अपना जीवन को व्यतीत कर पाए। यह एक रिंग बन जाता है। वह फिर अपने आने वाले नई पीढ़ी को भी वही कर्ज दे करके जाता है जो कि उसे अपने पूर्वज से मिला था। इस कारण वहाँ पे जितने भी यंग पीढ़ी के युवा होते हैं उनके पास ये एबिलिटी नहीं होता है कि वह किसी दूसरे बिजनेस का स्वप्न देख सके। इसके बाद लेखिका वहाँ पर
व्यक्तियों के एक समूह से पूछती है कि तुम लोग एक संगठन क्यों नहीं बनाते, तुम लोग एक संगठन बना के एक दूसरे का मदद करके इस जाल से निकल सकते हो। तभी वह व्यक्ति कहता है कि हम लोग इस जाल से नहीं निकल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो मिडिल मैन है ये इनके फादर, इवन इनके फोर फादर को भी एक ऐसे जाल में फंसा रखा था जिस जाल से अब ये लोग नहीं निकल सकते हैं। अभी यहाँ पे अगर ये लोग कोई ऑर्गेनाइजेशन या कोई संगठन बनाते हैं तो इन्हें पुलिस पकड़ लेगी और किसी इलीगल काम के लिए जेल में डाल देगी और पीटेगी भी। इनका कोई लीडर भी नहीं है और यहाँ पे इनका कोई मदद करने वाला भी नहीं है। इस तरह से ये व्यक्ति एक के बाद एक अपना प्रॉब्लम को लेखिका के साथ शेयर करते हैं। दोस्तों एक्चुअल में जो फिरोज़ाबाद है यहाँ पे जो बेंगल मेकिंग का काम होता है ये एक अच्छा फ़ायदेमंद बिजनेस है, लेकिन फिरोज़ाबाद में कुछ मिडिल मैन यहाँ पे काम करते हैं। ये मिडिल मैन क्या करते हैं, इन लोगों को कर्ज दे करके यानी ऋण दे करके एक ऋण जाल में फंसा देते हैं जहाँ से ये लोग निकल नहीं पाते हैं। इस कारण से इन लोगों को सिर्फ उतना ही पैसा दिया जाता है जितना में ये लोग बेंगल मेकिंग का काम कर सके। फिर इनसे इनके द्वारा बनाए गए बेंगल को कम दाम में खरीदा जाता है और उसे मिडिल मैन अच्छा खासा मुनाफा कमाते हैं ऊंचे दामों में बेच करके। और यहाँ पे जो पॉलिटिशियंस है, पुलिस है और जो मिडिल मैन जो लोग हैं ये लोग एक संगठन की तरह मिल करके काम करते हैं और इस तरह से ये लोग यहाँ के लोगों का शोषण करते हैं, इन लोगों पे अन्याय करते हैं। जब लेखिका इन लोगों के बातों को सुनती है तो वो यहाँ पर दो दुनिया पाती है। एक दुनिया जहाँ पर बेंगल मेकर फैमिली है, जो लोग गरीबी के जाल में फंस चुके हैं, उन पर कास्ट सिस्टम का बोझ है। तो दूसरी दुनिया उन भ्रष्ट साहूकार, मिडिलमैन, पुलिसमैन, कानून के कुछ रखवाले तथा उन पॉलिटिशियनों का है जो इस तरह के ऋण जाल बनाने का काम करते हैं। ये दोनों दुनिया के बीच में इन बच्चों की दुनिया तबाह हो जाती है। इन बच्चों पर बचपन से ही ऐसे कर्ज चढ़ा दिए जाते हैं जिससे ये लोग निकल नहीं पाते हैं। जब ये बड़ा होते हैं, जब तक इनमें समझ आती है तब तक ये लोग एक्सेप्ट कर चुके होते हैं कि ये लोग उसी काम के लिए बने हैं जिस काम को इसके पिता किया करते थे। फिरोज़ाबाद में कुछ अलग करने का अर्थ है हिम्मत का होना, जो कि यहाँ के लोगों में हिम्मत नहीं है। इसके विपरीत जब लेखिका मुकेश की ओर देखती है तो लेखिका बहुत प्रसन्न होती है, क्योंकि मुकेश बेंगल मेकिंग का काम नहीं करना चाहता है। वो अपने परिवार के बेंगल मेकिंग ट्रेडिशन को तोड़ना चाहता है। वो रिपीट करता है, आई वांट बिकेम अ मोटर मैकेनिक। वह एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है, वो गैराज जाना चाहता है और मोटर मैकेनिक का काम सीखना चाहता है। जब लेखिका उससे कहती है कि गैराज तुम्हारे घर से बहुत दूर है, तो मुकेश कहता है मैं पैदल वहाँ जाऊँगा और सीखूँगा। फिर लेखिका उससे पूछती है, क्या तुमने जहाज उड़ाने के बारे में कभी सोचा है? तो मुकेश अचानक से चुप हो जाता है और फिर वो नीचे देखते हुए कहता है नहीं। फिर लेखिका कहती है, मुकेश कार चलाने के बारे में इसलिए सोचता है क्योंकि फिरोज़ाबाद की स्ट्रीट में प्रायः वह कार को आते जाते देखता है, लेकिन फिरोज़ाबाद के ऊपर से कुछ ही प्लेन उड़ते हैं। तो दोस्तों इस तरह से लॉस्ट स्प्रिंग का दूसरा भाग भी समाप्त हुआ। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।